नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। बाजार में लगातार छठे दिन बिकवाली का मूड। निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी के बावजूद निफ्टी करीब 100 पॉइंट फिसल कर 25,600 के करीब। रिलायंस, भारती, एल&टी और आईसीआईसीआई बैंक ने बनाया दबाव। मिड कैप और स्मॉल कैप में लोअर लेवल से रिकवरी। इंडिया विक्स करीब 8% उछला। आज के बिग स्टॉक्स और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। अच्छे नतीजों से डीमार्ट 3% चढ़कर वायदा के टॉप गिनर्स में शुमार। साथ ही गोल्ड सिल्वर में रिकॉर्ड तेजी से मुथूट फाइनेंस और हिंदुस्तान जिंक चमके। वहीं आईपीओ आने की खबर से चला बीएसई। उधर कमजोर अपडेट से टूटा सिरिचर ग्लोबल और चार्ट जीपीटी कमजोर चार्ट सीजी पावर, गुजर प्रॉपर्टीज, बजाज फिनसर्व में भी गिरावट का रुख कायम। आज फार्मा और रियल्टी में सबसे ज्यादा बिकवाली। 3% टूटे डीवीज लैब्स, लॉरस लैब्स और शोभा डेवलपर। साथ ही डिफेंस, ऑटो, एनर्जी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी गिरावट, लेकिन चुनिंदा एफएमसीजी, मेटल और एनबीएफसीज में रौनक। चीन की ओर से प्रतिस्पर्धा बढ़ने की आशंका से बीएचईएल और हिताची एनर्जी में बिकवाली जारी। आज भी दोनों शेयर 5% से ज्यादा टूटकर वायदा के टॉप लूजर्स में हुए शुमार। रॉयटर्स के हवाले से चीनी पावर कंपनियों पर रोक हटने की आई थी खबर। पहले बिग स्टॉक्स में भी जताई गई थी शेयर की डीरेटिंग की आशंका। ओके, चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीडियो में रहेंगे आपके साथ, और इस शो में हमारे साथ पिछले शो से राजेश सातपुते और मानस जायसवाल बने हुए हैं। साथ ही अमित सेठ और सौमिल मेहता भी जुड़ेंगे अपने ट्रेड्स के साथ। मार्केट आउटलुक पर बात करेंगे डायमेंशंस कॉर्पोरेट फाइनेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय श्रीवास्तव से। साथ ही टेक्निकल्स पर बात करने के लिए जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा जुड़ेंगे। आशीष से जानेंगे कि तेजस नेटवर्क के शेयरों में इतनी बड़ी गिरावट क्यों है आज की ट्रेड में। एक नज़र जरा मार्केट पर। निफ्टी अभी भी नीचे है 100 पॉइंट 25,568 पर, हालांकि लो 25,529 का था। बैंक निफ्टी 200 पॉइंट नीचे है। आज असली पेन ब्रॉडर मार्केट में फिर से, जहां मिड कैप इंडेक्स आपको काफ़ी बड़ी गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। यहां पर इस समय आप बड़ी गिरावट देख रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन अभी भी डिक्लाइंस के फेवर में करीब करीब 1:4 का। आज मार्केट में एक्चुअली काफ़ी बड़े एक्सीडेंट्स हैं बड़े स्टॉक्स में। बीएचईएल 5% नीचे, अभी भी डेलो के करीब। इसके अलावा हिताची एनर्जी, ये भी इस समय आप देखेंगे करीब करीब 4-4.5% नीचे है। डीवीज लैब्स और लॉरस लैब्स दोनों 3-3% नीचे इस समय। इसके अलावा आप देखें प्रेस्टीज एस्टेट्स 2.5% नीचे, डीएलएफ 2% नीचे, सीमेंस, कमेंस, यहाँ पर भी गिरावट आपको दिखाई देगी। क्या होल्ड आउट कर रहा है? प्रीमियर एनर्जीज, आई थिंक कहीं ना कहीं वो जो चाइना वाली न्यूज़ आ रही हैं उन सब का एक इम्पैक्ट है यहाँ पर। प्रीमियर और वारी दोनों, प्रीमियर 3.5%, वारी करीब करीब 2.5% ऊपर है। मन्नापुरम 3% ऊपर है। एवेन्यू सुपरमार्ट में ठीक ठाक रैली है 2.5% की। बीएसई और हिंदुस्तान जिंक, ये दो स्टॉक्स हैं जो इस मार्केट में भी अभी के लिए दिहाई पर कारोबार कर रहे हैं। बिरू जी हाँ, ये थी बाजार की अब तक की छोटी सी समरी। पैनल आपकी स्क्रीन पे, आइए बात करते हैं उनसे। और राजेश सतपुते जी, मानस जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी, और फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके अमित सेठ और सौमिल मेहता जुड़े हैं। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सौमिल, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरा पहला ट्रेड होगा सीडीएसएल पर। सीडीएसएल एक फ्लैट पैटर्न नीचे की तरफ टूटा है। बहुत समय से एक रेंज में था, वो पूरा रेंज नीचे की तरफ टूटा है। 20-40 डेली मूविंग एवरेज के नीचे, 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा 1460 पर और नीचे में टारगेट होगा 1300। दूसरा स्टॉक होगा एलआईसी। एलआईसी में वेरी सिमिलर, बहुत समय से लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं, एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। एक छोटा सा कंसोलिडेशन है जो नीचे की तरफ टूटा है। स्टॉप लॉस रहेगा 851 पर और नीचे में टारगेट होगा 780। ओके, ये दो ट्रेड्स रहे आपके। एलआईसी आपकी स्क्रीन पे, सेल ट्रेड 830 पर। अमित जी, गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेंद्र जी, एक लॉन्ग साइड पे रहेगा और एक शॉर्ट साइड पे रहेगा। शॉर्ट साइड में ट्रेड रहेगा कमिंस इंडिया पे। कमिंस इंडिया में हमने प्रीवियसली एक क्रैक देखा था। पिछले 3-4 दिनों से स्टॉक एक ही पर्टिकुलर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा था और उसका आज हमने एक गैप डाउन के साथ ब्रेकडाउन देखा है। इन्वर्टेड फ्लैग का ब्रेकडाउन भी यहाँ पे नजर आ रहा है। फ्यूचर्स में इसका प्राइस है 4020 का, 4020 का। जिस हिसाब से प्रेशर बना हुआ, मुझे लगता है 200 एमआई यहाँ पे टेस्ट होना चाहिए। तो स्टॉप लॉस 4020 के फ्यूचर्स के सेल में हम रखेंगे 4060 का, और टारगेट्स हमारे रहेंगे 3920 के। लॉन्ग साइड में मैं बीएससी के साथ जाना चाहूंगा। बीएससी एक सपोर्ट से रिवर्सल दिखा रहा है।
पिछले 2-3 सत्रों में यहाँ स्ट्रेंथ थी, थोड़ा सा नीचे जरूर आया था ड्यू टू मार्केट्स, बट वापस यहाँ पे स्ट्रेंथ रीगेन हो रही है। तो इसे लॉन्ग करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 2675 का, और टारगेट्स रहेंगे 2820 रुपए के। ओके, BSE 2729 पे आपका बाय कॉल है। राजेश जी, आपके 2 ट्रेड्स। अरे जी, देखिए पहला ट्रेड बाय साइड का होगा एशियन पेंट। एशियन पेंट में हमने फ्राइडे भी एक बीटीएसटी दिया था। हमें लगता है कि जिस तरह से ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है इतने इतने वीक मार्केट में, तो आई थिंक दैट इज क्रेडिटेबल। सो एशियन पेंट को एक रिस्पेक्ट है, 2800 के स्टॉप लॉस के साथ 2900 का टारगेट लेके काम करें। सेकंड रहेगा, एक सेल रहेगा, दैट विल बी ऑन ट्यूब इन्वेस्टमेंट। ट्यूब इन्वेस्टमेंट का अभी जिक्र हुआ, मुझे लगता है यहाँ पे बेहद वीकनेस है, और ये जाएगा कहाँ तक? तो मेरे हिसाब से 2320 से लेके 2300 तक का इंट्राडे का स्विंग होगा, तो यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड बनाइए। स्टॉप लॉस होगा 2400 के ऊपर, 2400 के नीचे बेचना है। 2425 का स्टॉप लॉस होगा ट्यूब इन्वेस्टमेंट। ट्यूब इन्वेस्टमेंट बेचना है। मानस जी, आपकी 2 ट्रेड्स। अब देखिए, दोनों शॉर्ट साइड पे ट्रेड रहेंगे। पहला बजाज फाइनेंस पे बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। बजाज फाइनेंस ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को आज ब्रेक किया है, तो बजाज फाइनेंस के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 966 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करनी है। 925 925 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। जो दूसरा स्टॉक है वो LTIM का है। LTIM में भी देखें तो कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, लेकिन आज 50 डे मूविंग एवरेज को तोड़ा है स्टॉक ने। तो LTIM के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 6051 के स्टॉप लॉस से आपको एक बिकवाली करने का ट्रेड लेना है, और 5850 तक के टारगेट्स पॉसिबल है LTIM के फ्यूचर में। ओके, LTIM में बिकवाली करें। देखिए, इस वीक मार्केट में भी BSE डे हाई पर है और करीब करीब 2.5% ऊपर है। और समझिए इस चीज़ को, क्योंकि ये ना सिर्फ एक NSE के IPO का एक रब ऑफ इम्पैक्ट है। जो सेबी चीफ ने एक और चीज़ कही थी, वो जो आज हमने सुबह बिग स्टॉक्स में भी डिस्कस की थी, कि अभी के लिए डेटा देखकर उन्हें और किसी शक्ति की ज़रूरत नहीं लगती है F&O मार्केट में। तो ये एक और बड़ी खबर थी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक रिस्क था कि क्या वीकली एक्सपायरी पूरी तरीके से बंद होगी। एटलीस्ट सेबी चेयरमैन की उन स्टेटमेंट्स को सुनकर ऐसा लग रहा है कि वो नहीं होगा, और ये एक और पॉजिटिव खबर थी, ये जो आज सुबह हमने डिस्कस भी किया था। तो ये एक और इम्पैक्ट रहा है यहाँ पर। चलिए अब एक काम करते हैं, हमारे साथ डायमेंशंस कॉर्पोरेट फाइनेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय श्रीवास्तव मौजूद हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। पहली कॉन्वर्सेशन है, लेकिन 2026 तो ऐसा लग रहा है कि शुरुआत तो अच्छी हुई थी, लेकिन ये तो 2025 से भी खराब निकल रहा है। ये क्या हो रहा है इस समय मार्केट में, और हमारी मार्केट इतना क्यों अंडर परफॉर्म कर रही है? देखिए, जो हमने कई बार डिस्कशन किया है कि एक रियलिटी है जो अखबारों में छपती है, जो न्यूज़पेपर में आती है, एक रियलिटी है बाजार में। आज की तारीख में इंडिया की जो रिलेटिव सिचुएशन है, खासकर रुपये की, उसको देखते हुए अगर आप विदेशी इन्वेस्टर हैं तो आपको बहुत रिस्क लगेगा इन्वेस्ट करने में, और इंडियन इन्वेस्टर को भी डॉलर इंडेक्स करेंगे अपनी रिटर्न को तो नहीं आएगी। दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात ये है, इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो लगातार अब श्रिंक करते जा रहा है। आप देखेंगे परसेंट जीडीपी लेके भी देखेंगे अगर आप, तो वो 14% पर अटका हुआ है जीडीपी परसेंटेज। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी, और 80% लोग को आपको अगर सब्सिडी देनी पड़ेगी, तो इकोनॉमी का बेस तो 200-250 मिलियन लोग हो गए ना सिर्फ। तो उसको हम देखते हैं 1.3 बिलियन, बट रियल इकोनॉमी हमारी जो है वो है 200-250 मिलियन लोगों की जो कंज्यूम करते हैं। उसको देखते हुए आपको अपना प्लानिंग करना है कि इन्वेस्ट क्या करना है। आर्टिफिशियली लो रेट होते हुए अनुज जी, म्यूचुअल फंड में लोगों ने पैसा डाला, अब डिसअपॉइंटमेंट देख रहे हैं। लकीली गोल्ड सिल्वर ने परफॉर्म करी है तो पोर्टफोलियो ठीक लग रहे हैं। बट सबसे बड़ी बात यह है, जो लोग छूट गए इस रैली में गोल्ड सिल्वर में, अब वो बैलेंस कर रहे हैं पोर्टफोलियो। अगर आज इन्वेस्ट करने जाते हो बाजार में, आप इन्वेस्टर एवरेज इन्वेस्टर देखेंगे, बोलेगा यार अगर 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं 50 करता हूँ गोल्ड सिल्वर में, 50 ही करूंगा इक्विटी में। सो इंडिया की जो ट्रेजेक्टरी है सप्लाई की, वो क्लियरली कम होगी इस साल के अंदर में, और इसीलिए आप देख रहे हैं मार्केट में जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी हैं, सब कुछ है, बट फैक्ट है ग्राउंड पे सप्लाई कम होती जा रही है इंडियन इक्विटी की तरफ। लोगों का रुझान प्रेशियस मेटल जा रहा है ज्यादा, और रियलिटी आ रही है कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है रियली स्पीकिंग कंजम्पशन की, वो 250 मिलियन लोगों की है, और केश रिकवरी कभी तक चलती है, एक टाइम पे रुकती है। तो थोड़ा सा संयम बरतिए कि इसको गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या चेंज करती है, बट ये जरूर है इतने नैरो बेस पे कोई इकोनॉमी लगातार ग्रो नहीं कर सकती। बिल्कुल। तो इन दैट केस क्या करें क्या इन्वेस्टर्स, क्योंकि देखिए लगातार SIP के नंबर्स रिकॉर्ड हाई पर हैं, और इस बार तो 31,000 करोड़ का नंबर आया है,
और ये जो पैसा है ये 2020 से 24 की मार्केट में इसने वन वे सिर्फ कमाई देखी है। पहली बार ऐसा है कि, और खासतौर से मिड कैप और स्मॉल कैप में इतनी पेन है, तो कहीं ना कहीं ये रिस्क रहेगा इस पैसे को लेकर, क्योंकि एफआईआई तो वैसे ही सेल कर रहे हैं। हमारी मार्केट में पूरी तरीके से सिर्फ डोमेस्टिक लिक्विडिटी है जो इस मार्केट को होल्ड कर रही है। देखिए, निवेशक को बड़ा सतर्क रहना है इस मार्केट में। मैं नहीं कहूँ म्यूचुअल फंड गलत इन्वेस्टमेंट बट वहां भी मैनेजर आपको देखिए कितना इरिस्पॉन्सिबल पैसा फूक रहा है। कौन है जो इन्वेस्टर जो आपके पैसे को उसने स्विगी में डाला, जिसने आज तक 1 रुपया प्रॉफिट नहीं कमाया, बर्न कर रही। लिटरली लोहड़ी का फेस्टिवल आ रहा है जिसमें आप करते हैं, बर्न करते हैं। वहां पे एक लोहड़ी रोज चलती है ये स्विगी वगैरह कंपनियों के अंदर में, कि जहां आज हमने इतना 100 करोड़ रुपए आज फूका हमने, वहां पे हमारे म्यूचुअल फंड निवेश कर रहे हैं ना। आप किसी को समझा दीजिए ये लॉजिक कि पब्लिक का पैसा, रिटेल का पैसा आप कैसी कैसी रिस्की कंपनी में डाल रहे हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप अपने एडवाइजर को लीजिए, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम से कम करिए, आप प्रोफेशनल एडवाइस लीजिए म्यूचुअल फंड के अंदर में, बिकॉज ये बहुत ट्रिकी इन्वायरमेंट है, आपको जाना है। और डाइवर्सिफाई करिए, इंटरनेशनल फंड में डालिए, मेटल्स में डालिए और इक्विटी में डालिए। और डेट के लिए जारी रखिए कि इंडिया का डेट रेट बढ़ने वाला है। मैं आपको कह सकता हूं अनुज जी कि इस साल आर्टिफिशियली आरबीआई ने जो रेट कम किया है ये नहीं चलने वाला है। सीडी रेट बाजार में पिछले हफ्ते हमने देख लिया है, 12-12, 13-13% पे बैंकों ने पैसा उठाया है। उसके देखते हुए आप थोड़ा सा पैसा कैश में रखिए, बाकी निवेश करना है तो 1/3 पे करिए निवेश। 1/3 इंडियन इक्विटी, 1/3 ग्लोबल इक्विटी, 1/3 मेटल्स। आई थिंक ये अपना डिसिप्लिन रखेंगे और एडवाइजर ले लीजिए जो आपको अच्छे म्यूचुअल फंड में डाल सके और फिर निकाल भी सके। आपको डालना बहुत आसान है, प्रॉफिट करके निकालना बहुत मुश्किल है। अजय जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ और इसी नोट पे आपको मेरी तरफ से भी नए वर्ष की और लोहड़ी की अग्रिम शुभकामनाएं। अब जब अपने लोहड़ी का आपने जिक्र कर ही दिया, अच्छा एक दो पॉकेट्स जहाँ पे आपको कॉर्पोरेट्स का, मैनेजमेंट का कन्विक्शन नजर आएगा, कैपेसिटी एडिशन, एक्सपेंशन। एक था होटल स्पेस जहाँ पे कुछ बड़े नाम चेक इन भी कर रहे हैं, और दूसरा आपको देखिए आप हॉस्पिटल स्टॉक्स के साथ साथ होटल्स, ये दो ब्रांचेस, इन पर आपका टेक क्या है? और दोनों में अच्छा खासा लिक्विडेशन हुआ है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। देखिए फिर वही बात आती है, अच्छा स्टॉक की अगर वैल्यू 80 की पी पे खरीदेंगे तो आपकी रिटर्न नहीं आएगी। वो किसी भी स्टॉक में चले आइए, कितनी भी अच्छी कंपनी होगी, अगर आप 80 के पी पे इंडिया में खरीदने जा रहे हैं स्टॉक को, तो आप सोच समझ के खरीदिए कि आपकी रिटर्न नहीं आने वाली है। स्टॉक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्ग टर्म इंडिया के अंदर में ये तो मोनोपोली स्टेटस है। एक दिल्ली के अंदर चले जाइए, ऐसा अस्पताल है जो आपके पास केटर करते हैं, बंबई की भी सेम सिचुएशन है। तो उसको देखते हुए हॉस्पिटल स्टॉक लॉन्ग टर्म तो बहुत बढ़िया है, बट क्वेश्चन इज किस वैल्यूएशन में एंट्री करोगे। वही हॉस्पिटल होटल स्टॉक में हुआ कि डिमांड है, लोग ने रेट देख लिए, सब देख लिए, बट पी क्या थी 70 की पी पे। अगर आप 70 की पी पे एंट्री करेंगे तो आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी? थोड़ा बहुत रख लीजिए पोर्टफोलियो को। बात वहीं आती है, अच्छी इंडस्ट्री रॉन्ग पी के अंदर में आप बहुत बुरे फंस सकते हैं और फिर आप वंडर करेंगे कि ये शेयर क्यों नहीं परफॉर्म हुआ। इंडिया की जितनी भी कॉर्पोरेट मार्केट देख लीजिए, जितनी अच्छी कंपनियां हैं, बहुत सिलेक्टिवली आपको जाना है, बिकॉज सबकी पी 50 से ऊपर चल रही है आज की तारीख में। आप देख लीजिए, जो उस इन्वेस्टमेंट को आपको केयरफुली मॉनिटर करना है कि आपने करना क्या है 50 की पी वाले शेयर को। इंडस्ट्री की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पी की है वीरेंद्र जी। बिल्कुल इस बात की वकालत, इस बात पे एम्फेसाइज आप किसी भी डिस्कशन में मोर देन आई थिंक 30% आपका डिस्कशन इसी पे समर्पित होता है, वैल्यूएशंस। अच्छा एक दो पॉकेट्स जो पूरे CY 25 में कोलैप्स हुई और लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स ने थोड़ा सा हमको टोज पे लाके खड़ा कर दिया। आई मीन स्टोरीज लाइक एशियन पेंट्स, यहाँ पर आपने क्या व्यू रखा है अजय जी इस वक्त? जीरो। इतनी कंपेरेटिव मार्केट सिनारियो के अंदर में अब बिरला ने भी इतना पैसा लगा दिया, जिंदल ने भी इतना पैसा लगा दिया, अल्टीमेटली मार्केट शेयर लड़ेंगे। इकोनॉमी इतनी ग्रो कर रही है, अगर 3-4 दिग्गज प्लेयर पूरी कैपेसिटी लेके आएंगे वीरेंद्र जी, तो इकोनॉमिक्स क्या कहती है? इकोनॉमिक्स कहती है आज नहीं कल, कल नहीं परसों दाम टूटेंगे, मार्जिन टूटेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन बढ़ेंगी। और इस एनवायरनमेंट के अंदर में आपको क्यों जाना है? आप देख लीजिए वनस्पत, आप टेलीकॉम को देख लीजिएगा कि वहां पे कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो आपने जिसने रेस किया पैसा वो पूरा पैसा कमाता है ना। इन पेंट इंडस्ट्री के अंदर में ऑयल यस कॉस्ट है, बट इसमें आप कौन है जो दाम बढ़ा सकता है? ऑयल इंडस्ट्री में एशियन पेंट लीडर है लेकिन बढ़ा नहीं पाएगा। छोटे वाले को तो मार्केट शेयर चाहिए जो नए वाले आए हैं। तो इंडस्ट्री को देखते हुए आपको दूर रहना है, बिकॉज कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इतनी बढ़ गई है इस इंडस्ट्री में, इतनी सारी कैपेसिटी आ गई है, कहाँ जाएगी इसका? जो हालत सीमेंट की है वही हालत यहाँ भी है।
इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम, इतनी कैपेसिटी बना दी है इन लोगों ने कि अब उसको कहाँ बेचेंगे? तो दूर रहिए, आराम से रहिए, बहुत अदर चीजें हैं इन्वेस्ट करने के लिए पेंट के अलावा। मीनवाइल बीएससी देखिए एक बार जरा, डे हाई पर इस समय ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अजय जी, फाइनली शायद वो जो एनएससी का लॉन्ग पेंडिंग आईपीओ है उसको मंजूरी मिलेगी और 10 साल से इंतज़ार हो रहा है एनएससी के आईपीओ का। साथ ही सेबी चीफ ने यह भी कहा कि डेटा देखकर अभी और सख्ती की ज़रूरत नहीं लगती है उन्हें, जो एफएनओ में पहले हुई थी। कैपिटल मार्केट थीम क्या यहाँ से भी आपको लग रहा है कि आउट परफॉर्म करेगी? बिल्कुल करेगी। देखिए वही मैंने कहा, डुओपोली है। बीएससी अकेली कंपनी यहाँ की तारीख में एक्सचेंज में, एक कमोडिटी एक्सचेंज है, एक बीएससी है और एक नई एनएससी आ जाएगी। तो इस एनवायरनमेंट के अंदर में ये रिटर्न आएगी इन्वेस्टर को, बिकॉज कि कोई चारा नहीं है, आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा स्टॉक मार्केट के थ्रू हमारे एक्सचेंज में। अनलाइक यूएस का पैटर्न डिफरेंट है। तो यही बात आ गई ना फिर वो कि जिस डुओपोली के अंदर में आप ऑपरेट कर रहे हैं, आपके पास चारा नहीं है, आपने ट्रेड करना है, आपको जाना ही पड़ेगा, चाहे एमसीएक्स में कमोडिटी के लिए, चाहे बीएससी में इक्विटी के लिए, चाहे एनएससी इक्विटी के लिए। और आई थिंक सबके पास एनएससी इक्विटी है, तो सबके लिए अच्छी खबर है। और कंट्रोल की बात रही, मैं तो हमेशा हैरान रहता हूं कि अगर आप यूएस मार्केट खोल के देखेंगे, आपको एक एक साल के ऑप्शंस मिलते हैं वहां पे आराम से, एक हफ्ता छोड़ो एक एक साल के मिलते हैं। इंडिया का ऑप्शन मार्केट इतना शैलो है, हम उसको भी कंट्रोल करेंगे? अरे भैया, मैच्योर आदमी है, शादी कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, वो कम से कम ऑप्शन का तो ट्रेड अपने आप से कर सकता है ना। उसको तो आपको नैनी नहीं चाहिए ना ऑप्शन के लिए। करने दीजिए लोगों को, पैसा गिरेगा। आपको रेगुलेटरी करना है, जो आपने किया ठीक है, जिससे सर्व करिए। लोगों को खुलेआम करने दीजिए, मार्केट डेप्थ बढ़ने दीजिए, इंडिया की मार्केट डेप्थ बढ़ेगी। शॉर्ट्स करने दीजिए, अभी तो वॉल्यूम शुरू नहीं हुआ। मैं बता दूं, जिस दिन शॉर्ट्स अलाउ हो गए इस कंट्री में, इन्हीं स्टॉक एक्सचेंज से वॉल्यूम डबल से ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इस समय फिर आपकी पर्सनल एक दो अगर थीम जो 2026 की आपकी सबसे फेवरेट होगी वो कौन सी होगी? अगर स्टॉक स्पेसिफिक हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, वरना कोई अगर माइक्रो थीम बता सकें तो। देखिए, माइक्रो थीम के अंदर में हमारी गोल्ड लोन कंपनी चल रही है लास्ट ईयर से। हमारी ऑलमोस्ट 25% एलोकेशन है पोर्टफोलियो का टू गोल्ड लोन कंपनीज एंड स्मॉलर बैंक, जहां पीई फंड ने इन्वेस्ट किया है। ये दो थीम हमारी जो चलती जा रही है लगातार, और इसी पे हम डटे हुए हैं। और पेडिग्री कंपनीज, ये नहीं कि कोई थीम नहीं है, बट क्वालिफाइड पेडिग्री कंपनीज, खासकर साउथ और वेस्ट की पेडिग्री कंपनी में बहुत इन्वेस्ट है हमारा। टेलीकॉम चलते आ रहा है, स्टॉक एक्सचेंज की बात हमने कर ली, इसके आगे पैसा है नहीं हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए। अच्छा, ये वाइट गुड या ऑटो में से कुछ फ्रेश पिक किया है क्या जय इस वक्त, मतलब पिछले महीने डेढ़ महीने में? वही है जो पुराना चल रहा था। एफएमसीजी तो बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास में, जीरो है एफएमसीजी, बिकॉज उसमें तो कोई फ्यूचर है नहीं हमारा ना। ग्लोबली देख लीजिए एफएमसीजी कंपनी की हालत, नेस्ले की और बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों की देख लीजिए हालत, है इंडिया के एफएमसीजी के क्या लेके बैठेंगे हम लोग। आई थिंक ये कंपनियां खत्म हो चुकी हैं एज इन्वेस्टर इज कंसर्न। आप टेक्नोलॉजी में जाइए, निवेश में जाइए, क्वांटम कंप्यूटिंग की कंपनी में जाइए। आप अभी भी अगर कोका कोला बनाने की वाली कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, और तो आपका ये काफी आपके ऊपर में बेवकूफी होगी कि दुनिया कहाँ जा रही है, आप कहाँ जा रहे हैं। तो आई थिंक हमें भी अपनी निवेश को नई इंडस्ट्री, नए टेक्नोलॉजी वहां पे ले जाना है, ना कि पुराने शहरों में ले जाना है जहां पे कंपटीशन क्या है। 6 ब्रांड रोज लॉन्च होते हैं इंडिया में एफएमसीजी के अंदर में, हर्बल के अंदर में कम से कम 6 ब्रांड। क्या बचेगा किसी ब्रांड की वैल्यू एट द एंड ऑफ द डे? छोड़ दीजिए एफएमसीजी को, मेरे हिसाब से जीरो वैल्यू। निकाल लीजिए पैसा आपका जो भी है। इतने सारे सेगमेंट ग्रो कर रहे हैं। कैपिटल मार्केट की बात करिए, अनुज जी ने, कितना बढ़िया ग्रो कर रहा है। क्या प्रॉब्लम है आपको? जो ग्रो कर रहा है वहां जाइए ना। अच्छा अजय जी, आपके तजुर्बे को देखते हुए एक प्रश्न पूछूंगा आपसे यहाँ पे। उस फेज को हमने भी देखा है जब पावर कंपनियां सिंक हुई, कुछ नाम तो चल ही गए, उनका अस्तित्व ही मिट गया। बीएचईएल एक ज़माने में इंडेक्स की कंपनी हुआ करती थी, लेकिन जब पावर इक्विपमेंट्स चाइना से आए, पावर प्रोजेक्ट्स में उनकी भागीदारी आई, तो ये काफ़ी बड़े प्रेशर में रही। एक रॉयटर्स के हवाले से खबर थी कि चाइनीज़ फर्म्स को एक बार फिर से पावर प्रोजेक्ट्स में इजाज़त मिल सकती है, जो मेरे ख्याल से गलवान के बाद 2020 जून के बाद जिस पे एक रेस्ट्रिक्शन लगी थी। इसका फिर से रिज्यूम होना पावर कंपनियों के लिए एंड स्पेशली कंपनी लाइक बीएचईएल, क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? डेथ नेल, एक ही बताऊं, डेथ नेल। चाइनीज इतने, मैं तो बता रहा हूं आपको, इतने एफिशिएंट प्रोड्यूसर्स हैं, और एक बार अगर उन्होंने आपके यहाँ घुस गए तो रिमेंबर करिए कि ये इनका साथ फिर आपको 25 साल तक रखना पड़ेगा। नॉट ओनली आप प्लांट के लिए, बट स्पेयर्स के लिए और मेंटेनेंस के लिए, ये सब आप डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो जितनी इनकम आती है इन बड़ी बड़ी कंपनियों में, काफी पैसा बनता है स्पेयर से और सर्विसेज से। अगर आप वो सारा बाहर भेज देंगे तो कैसे काम चलेगा? थोड़ी बहुत इंडस्ट्री बची है यहाँ पे जो हमारी, जो मे बी प्रोटेक्टेड है, आप इनएफिशिएंट कह लीजिए, जो भी कह लीजिए,
बट उसको भी अगर हम हवाले कर देंगे चाइनीज को तो फिर बचेगा क्या हमारे पास में। और ये लिंकेजेस आज की नहीं है। रॉ मटेरियल तो आपने इंपोर्ट किया, कल को नहीं कर सकते हैं। प्लांट लग गया तो 25 साल का नाता हो गया, फिर आप उसको कभी हटा नहीं सकते हैं इस कंट्री से। तो ये नहीं है कि शॉर्ट टर्म में आपने लड़ाई लड़ी और आपने कहा आज से बंद ट्रेड, उसका आपका प्लांट बंद हो जाएगा, यहाँ पे स्पेयर पार्ट बंद हो जाएंगे। तो इसके बड़े लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस है और हमें सोच समझ के करना है कि ये जो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग बेस जो मैंने शुरू किया था को अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे आज और क्रिटिकली सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम बहुत बुरे फंसने वाले हैं। बिकॉज हमारे पास कुछ बेचने के लिए नहीं है दुनिया को। रुपए क्यों कोई देगा हमको? आईटी को छोड़ दीजिए, फार्मा को छोड़ दीजिए, और क्या ऐसी चीज है जो हमारे पास है किसी के पास नहीं है? उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। और ये डेथ नेल है कंपनियों के लिए अगर चाइनीज आ गए, बिकॉज ये 20 साल का उनका एसोसिएशन हो जाएगा, नॉट कि एक मैन्युफैक्चरिंग या एक टर्बाइन की सेल का। चलिए अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही कहा आपने, काफ़ी बड़ा कंपटीशन है ये। और चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कल है लोहड़ी वैसे, बाय द वे, तो आपको शुभकामनाएं उसकी। थैंक यू वेरी मच। आपके लिए। हाँ, थैंक यू। कुछ विजुअल्स देख रहे हैं आप, जर्मन चांसलर और प्राइम मिनिस्टर मोदी के पतंगबाजी के कुछ वीडियोस आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। चलिए अब आते हैं मार्केट में। यहाँ अलग ही पतंग चल रही है, काफ़ी स्टॉक्स में काफ़ी गिरावट है। उनमें से एक है तेजस नेटवर्क। क्यों है आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे, आशीष से जानते हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। और लगातार गिरावट से स्टॉक में देखने को मिल रही है। फिलहाल 4 साल के निचले स्तर पर चल रहा है और बहुत क्वार्टर से देखें तो सिर्फ और सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट नजर आएगा। आज अर्निंग्स पर इतना तेज रिएक्शन है कि 8% की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये स्टॉक सिर्फ आज घटा है। आप पिछले 1 महीने में देखें तो 20% की गिरावट है, 6 महीने में 44% करेक्टेड है, 1 साल में 60% से ज्यादा का डेंट इस स्टॉक में आपको देखने को मिला है। और वही कारण है कि लगातार सिर्फ और सिर्फ कमजोर अर्निंग्स। अभी इस क्वार्टर में अर्निंग्स आप देखें तो सीक्वेंशियल तौर पर, यानी पिछले क्वार्टर से और पिछले साल के मुकाबले दोनों तुलना में आप देखें तो आपको गिरावट ही नजर आएगी हर पैरामीटर पर। हालांकि सीक्वेंशियल तौर पर आप देखें तो रेवेन्यू यहां पर थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली है। एबिटा लॉस इस क्वार्टर भी रिपोर्ट हुआ है, लेकिन पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा कम देखने को मिला है। और सिमिलरली इस बार जो घाटा है 197 करोड़ का देखने को मिला है। ऑपरेशनल फ्रंट पर अगर आप नंबर्स देखें तो ये भी आपको बड़े कमजोर नजर आएंगे। लेकिन सिर्फ ऑर्डर बुक ऐसी है जो 1330 करोड़ के आसपास की है। बाकी अगर आप डेट को देखें, नेट डेट को देखें, या फिर आप ट्रेड रिसीवेबल जहां पर तकरीबन बढ़त देखने को मिली है, 3284 करोड़ पिछले क्वार्टर में था, इस बार बढ़कर 4026 करोड़ हो गया है। तो लगातार कमजोर नतीजों के चलते स्टॉक में आ रही है गिरावट और फिलहाल 4 साल के निचले स्तर पर चल रहा है। 4 साल के सबसे निचले स्तर पे तेजस नेटवर्क एक्सीडेंट ऑफ द डे। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी ग्राफ देखें पैमाइश करने के लिए स्टॉक की। और बाकी ग्राफ देखें, बुरा फेस 8% नीचे 383 पर ट्रेड करता हुआ। शुक्रिया आशीष। आप चलते हैं राहुल शर्मा जी के पास, जेएम फाइनेंशियल से हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल जी नमस्कार। डिजास्टर्स रहा लास्ट वीक, ह्यूज एफआई सेलिंग, इंडेक्स में कोई कवरिंग के नामो निशान नहीं, रोज ब रोज एवरेज 20,000 शॉर्ट वो लोड कर रहे हैं। आपका टेक मार्केट्स पे और आप लोग की पोजीशनिंग क्या है, कहाँ शॉर्ट कहाँ लॉन्ग इस वक्त? जी देखिए, निफ्टी का अगर पुट कॉल रेशियो हम देखें तो ईयर हाई पे था पिछले वीक, यानी कि पिछले फ्राइडे को, और इस फ्राइडे जो फ्राइडे गया उसमें तुरंत ये जो रेशियो था 1 ईयर लो पर आ गया। तो मार्केट बहुत जल्द ओवरबॉट से ओवरसोल्ड होता हुआ दिखा है। और हमें लगता है कि ओवरऑल जो निफ्टी का सेटअप है काफी ओवरसोल्ड है। आवरली चार्ट्स में अगर हम देखें तो निफ्टी का जो आवरली आरएसआई है ओवरसोल्ड टेरिटरी में, पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड टेरिटरी में। तो हमें लगता है कि यहाँ पर एक बाउंस बैक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। 26,000 का लेवल वापस रिविजिट होता हुआ दिख सकता है, और उसके बाद आई थिंक वापस निफ्टी में फ्रेश स्टार्ट लिया जा सकता है। तो यहाँ पर भी काफी सारे स्टॉक्स और सेटअप्स ऐसे हैं जो मजबूत खड़े हुए हैं। मेटल्स उनमें से एक है, मेटल इंडेक्स अभी भी मजबूत खड़ा हुआ है। टाटा स्टील का इंडिविजुअल सेटअप हमें काफी यहाँ पर बढ़िया लगता है। इनफैक्ट 179 180 के आसपास इसमें खरीदारी की जा सकती है। 174 का स्टॉप लॉस लगा और हमें लगता है कि 190 तक के लेवल्स टाटा स्टील में आते हुए दिख सकते हैं। तो सिलेक्टिव रहिए, और ओवरऑल निफ्टी में हमें लगता है कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, एक बाउंस बैक यहाँ पर निफ्टी में जरूर बनता हुआ दिख सकता है आने वाले कुछ समय में। राहुल जी गुड मॉर्निंग। तो स्टॉक स्पेसिफिक आज आपके रेडार पर कौन से स्टॉक्स रहेंगे? जी देखिए, इनफैक्ट 4-5 स्टॉक्स है जो हमारे रडार पर है। सबसे पहले नाल्को का सेटअप अच्छा लगता है, मेटल्स काफी मजबूत है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पॉजिटिव ट्रैक्शन बनता हुआ दिख रहा है। कोल इंडिया, एसबीआई लाइफ और गोल्ड बीस, ये 5 टॉप काउंटर्स है जहां पर हमें लग रहा है कि
रिलेटिव स्ट्रेंथ बनी हुई है और एक बास्केट बनाकर आप इन 5 चीजों को बाय करके चल सकते हैं। हमें लगता है कि आने वाले 4 से 5 सेशन में जब बाउंस बैक आएगा निफ्टी में, तो खास करके इन स्टॉक्स में आपको शॉर्ट टर्म में मुनाफा होता हुआ दिख सकता है। तो एक छोटा स्टॉप लॉस लगाए बास्केट लेवल पर, तकरीबन 2% का स्टॉप लॉस लगा, और हमें लगता है कि 4 से 5% तक की अपसाइड इन 5 स्टॉक्स में ऑन एन एवरेज आपको देखने को मिल सकती है। वोलेटिलिटी ज्यादा है, इसलिए बास्केट बेस्ड अप्रोच है, साथ में गोल्ड को भी हमने इसमें कंसीडर किया हुआ है। तो ये वो काउंटर्स है जब जो एक तरह से इस वोलेटाइल पीरियड में आपको एक तरह से सिंप्लीफाई करके इन्वेस्टमेंट करने का मौका दे सकता है। ऑल राइट, राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब स्टॉक्स पर और मार्केट पर अपना व्यू रखने के लिए। चलिए एक काम करते हैं, आज के हीरो ऑफ द डे को दिखाते हैं आपके लिए। बीएसई एक बार लेकर आइए जरा बीएसई का स्टॉक, और अब ये डे हाई पर करीब करीब 4% ऊपर। देखिए दो खबरें हैं और जो आज सुबह हमने डिस्कस भी की थी। एक तो खैर एनएसई का आईपीओ है ही, वो तो अपने आप में एक रब ऑफ इम्पैक्ट है उसका, लेकिन एक और बात भी कही थी सेबी चीफ ने, जो आज सुबह हमने एम्पलीफाई की थी, कि वायदा बाजार में फिलहाल अब और ज़्यादा सख्ती करने की ज़रूरत नहीं है। आइए उन्होंने क्या कहा था, एक बार ये सुनते हैं। In the derivatives, we have taken a number of measures, as you know, earlier, first in October 24, and then in May 25, and the last of the measures got kicked in December 25. So we are looking at the data, and after the data is there, we will be able to define our next course of action. So at this moment, I don't think that we are going to disturb anything. देखिए लास्ट लाइन, एट दिस मोमेंट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब एनीथिंग, मतलब जो स्टेटस को चल रहा है अभी वो चलता रहेगा, और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चलिए इस शो को यहीं समेटेंगे। मार्केट अभी भी निफ्टी पर 100 पॉइंट नीचे है, लेकिन दो चीज़ें हैं। एक तो बैंक निफ्टी में लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी है, एक्चुअली काफ़ी रिकवरी है, और मिड कैप में ठीक ठाक रिकवरी है अपने लोअर लेवल से। मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 400 पॉइंट की रिकवरी के साथ आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। आप श्रेया और कंचन इसके बाद आपके साथ जुड़ेंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन में।